हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने वाला हूं। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी 11 सितंबर 2025 को अभी रिसेंट में ही हाल ही में एक जजमेंट दी है। उस जजमेंट में यह क्लियर कर दिया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कि वाइफ हैज नो लीगल राइट ऑन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, वाइफ का हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर कोई भी लीगल राइट नहीं होता है। यह इस जजमेंट ने क्लियर कर दिया है। दोस्तों, इस जजमेंट का नाम है मनियाघाई वर्सेस निशांत चंदर। ये 11 सितंबर 2025 में डिसाइड की गई है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, इस केस के डिसीजन को जानने से पहले, इस केस की रीजनिंग को जानने से पहले हमें इस केस के फैक्ट्स को जानना जरूरी है। दोस्तों, इस केस में क्या था कि ये मनियाघाई और निशांत चंद्र जो थे, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। इन दोनों की शादी 2005 में, नवंबर 2005 में सोलेमनाइज हुई थी और इनके दो चिल्ड्रन थे, दो सन थे शादी से। और ये जो सन थे, एक बेटा इनका 2009 में हुआ था और एक बेटा इनका 2012 में इस शादी से हुआ था। और जब 2005 में इन्होंने शादी की थी तो शादी के 6 महीने, लगभग 6 मंथ तक ये लोग एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहे थे। रेंटेड एकोमोडेशन में रहे थे लगभग 6 मंथ तक। तो उसके बाद में क्या किया था कि 6 महीने के बाद ही इन लोगों ने डीएलएफ गुड़गांव हरियाणा में एक फ्लैट परचेज कर लिया था। इन लोगों ने। तो इस फ्लैट में ये लोग मई 2006 से अब तक रह रहे थे। तो दोस्तों, हुआ क्या कि 2020 तक ये लोग इसी फ्लैट में गुड़गांव में रहते थे। तो दोस्तों, हुआ क्या कि 2020 में जो हस्बैंड था, जो रिस्पोंडेंट था, उसकी जॉब कतर में लग गई, दोहा कतर में। तो वह दोहा कतर में शिफ्ट हो गया अपने बच्चों के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में। तो ये 2020 में शिफ्ट हुआ था, 2020 में शिफ्ट हुआ। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ही इसकी जॉब चली गई कतर में। तो उसके बाद 2020 में जब इसकी जॉब चली गई कतर में शिफ्ट होने के बाद में, तो 2022 में इसकी जॉब लगी कुवैत में जब इसकी जॉब लगी तो ये जॉब करने के लिए कुवैत में अपनी वाइफ को, अपने दोनों बच्चों को कतर में ही छोड़कर चला गया था और कुवैत में रहता था, वहीं पर जॉब करता था। दोस्तों, इस बीच क्या हुआ कि इसकी वाइफ ने, जो रिस्पोंडेंट था, इसकी वाइफ ने, मनियाघाई ने केस फाइल कर दिया रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दिल्ली में एक डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। और दोस्तों, साथ ही डाइवोर्स का केस तो फाइल किया ही, और साथ में एक सिविल सूट भी फाइल कर दिया, सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट एंड टेम्पररी इंजंक्शन का सूट फाइल कर दिया। दोस्तों, मनियाघाई ने रिस्पोंडेंट के खिलाफ, निशांत चंद्र के खिलाफ में पहले डाइवोर्स का केस फाइल किया रोहिणी कोर्ट में, एक फैमिली कोर्ट में, और उसके बाद में सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर दिया था अलोंग विद मैंडेटरी एंड टेम्पररी इंजंक्शन के साथ में। उसका कहना यह था, सिविल सूट जब फाइल किया फॉर डिक्लेरेशन, कि जो हस्बैंड ने प्रॉपर्टी खरीदी है, जो फ्लैट खरीदा था मई 2006 में डीएलएफ गुड़गांव में, उस फ्लैट पर 50% मेरा भी अधिकार है, ये मनियाघाई का कहना था। क्योंकि उसकी यह कंटेंशन थी साथ में कि मैं एज अ हाउस वाइफ, मैंने
इस घर को संवारा है, मैंने इस घर में मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की देखभाल की है, उनकी हेल्थ की, उनके केयर की, उनके लिए खाना बनाया। आई एम द डॉक्टर ऑफ दैट हाउस। तो मेरा इस घर पर बराबर का 50% का अधिकार है। मुझे इस घर में 50% का अधिकार चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए, और साथ में मुझे यह परमानेंट इंजंक्शन चाहिए कि इस घर के अंदर जो हस्बैंड है, यानी कि जो निशांत चंद्र है हस्बैंड, किसी भी तरीके की कोई रोक टोक ना कर पाए, या इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ ना कर पाए, या किसी भी पर्सन को सेल ना कर पाए इस प्रॉपर्टी को। तो इसलिए मुझे परमानेंट इंजंक्शन चाहिए, ताकि मैं इसका राइटफुल और अपने तरह से अपने जीवन यापन अच्छे से इसमें फ्रीली कर सकूं। तो दोस्तों, इसलिए सिविल सूट इसने फाइल किया था मनिया घाई ने। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि जो फैमिली कोर्ट था जहां पर डाइवोर्स का केस चल रहा था, और सिविल सूट जहां पर यह फाइल किया गया था सिविल कोर्ट में, रोहिणी कोर्ट में, तो वहां सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन एंड टेम्परेरी इंजंक्शन का जो सूट फाइल किया गया था मनिया घाई के द्वारा, उसको फर्स्ट डेट पर ही बिना निशांत चंद्र को नोटिस दिए ही मेंटेनेबिलिटी की स्टेज पर ही इस सूट को डिसमिस कर दिया गया, इस सूट को रिजेक्ट कर दिया गया। और इस सूट को जब रिजेक्ट किया गया था ये रोहिणी कोर्ट के द्वारा, तो इसमें यह रीजनिंग दी गई, मेंटेलिटी की स्टेज पर यह रीजनिंग दी गई कि जो वाइफ है, जो प्लेंटिफ है मनिया घाई, उन्होंने इस घर में, हम मानते हैं कि इस घर में सबकी देखभाल की है, सबकी केयर की है, सबकी हेल्थ का ध्यान रखा है, सबको फूड प्रिपेयर करके खिलाया है ना, सबकी पूरी देखभाल की है ना, अच्छा वेलफेयर किया है सबका। लेकिन फिर भी यह बात सच है कि यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन कहीं भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मनिया घाई को इस प्रॉपर्टी में अधिकार चाहिए, उसको सूट फॉर डिक्लेरेशन जो इन्होंने फाइल किया है परमानेंट इंजंक्शन और टेम्परेरी इंजंक्शन के साथ में, तो इसमें यह अधिकार तभी मांग सकती है जब इसमें किसी भी तरीके का इन्होंने कोई फाइनेंशियल योगदान किया हो, फाइनेंशियल मनी, यानी कि इन्होंने किसी फाइनेंशियली जब निशांत चंद्र ने इस फ्लैट को परचेज किया था, तो उस फ्लैट को परचेज करते वक्त अगर मनिया घाई ने, प्लेंटिफ ने, यदि किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियली योगदान किया होता, कोई मनी अपनी उसमें जो है परचेज करने में, फ्लैट को परचेज करने में योगदान दिया होता, तब यह सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर सकती थी और इस प्रॉपर्टी में 50% का अधिकार मांग सकती थी। लेकिन फाइनेंशियल कैपेसिटी अगर देखी जाए या फाइनेंशियली अगर देखा जाए, तो मनिया घाई ने किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियली योगदान नहीं किया था इस फ्लैट को परचेज करने में। तो इसलिए इनके सूट को मेंटेनेबिलिटी की स्टेज पर ही, यानी कि इनिशियल स्टेज पर ही, बिना रेस्पोंडेंट को, बिना हस्बैंड को, बिना डिफेंडेंट को नोटिस दिए ही यह सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन एंड टेम्परेरी इंजंक्शन के सूट को रिजेक्ट किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हुआ क्या कि जो मनिया घाई थी वह इस डिसीजन से अग्रीव होकर कि उनका जो सूट मेंटेनेबिलिटी की स्टेज पर ही बिना फेयर ट्रायल किए ही, बिना उनको प्रॉपर सुने ही रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए इससे अग्रीव होकर वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल करती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में ही अपील फाइल करती हैं। और दोस्तों, इसके बाद मनिया घाई ने सेक्शन 19 क्लॉज 1 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट में के अंडर अपील फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट के पास में। दिल्ली हाई कोर्ट में जब मनिया घाई के द्वारा सेक्शन 19 क्लॉज 1 फैमिली कोर्ट एक्ट में
फैमिली कोर्ट एक्ट के अंडर अपील फाइल की गई, तो वहां पर मनिया घाई के द्वारा, वहां पर अपीलांट के द्वारा यह कंटेंशन दिया गया, ये कंटेंशंस दिए गए कि वाइफ को प्रॉपर नहीं सुना गया, प्रॉपर हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। जो कि वायलेशन है ऑडी अल्ट्रम पार्टम का। ऑडी अल्ट्रम पार्टम यह एक लीगल मैक्सिम है जो ये कहता है कि जब भी कोई पार्टी जिसने केस फाइल किया है या अदर पार्टी जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया है, उनको सुने बिना किसी भी नतीजे पर ऑनेबल कोर्ट नहीं आ सकती है। पहले ऑनेबल कोर्ट को उन दोनों पार्टीज को सुनना होगा, उनको ऑडी अल्ट्रम पार्टम यानी कि उनको प्रॉपर सुना जाएगा, उनको सुनने की पूरी सुना जाएगा और उसके बाद ही किसी नतीजे पर, किसी डिसीजन पर ऑनेबल कोर्ट आएगा। और उनका कहना ये भी था कंटेंशन में अपीलेंट का कि हस्बैंड जो कि रेस्पोंडेंट था, रेस्पोंडेंट और डिफेंडेंट जो हस्बैंड था उसको नोटिस नहीं सर्व किया गया, उसको अपीयर नहीं होने दिया गया। अगर वह अपीयर होता तो ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत एक एप्लीकेशन मूव करता। जब वह 7/11 की एप्लीकेशन मूव करता तो हमारे द्वारा जो केस फाइल किया गया था, सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन एंड टेम्परेरी इंजंक्शन, उसको सुनने के बाद में और इस ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन फाइल होने के बाद में सुना जाता और उसके बेस पर, मेरिट पर अगर उसे रिजेक्ट किया जाता तो समझ आता। लेकिन यहाँ पर ये जो मेरे केस को, सूट फॉर डिक्लेरेशन को बिना सुने ही रिजेक्ट कर दिया गया है मेंटेनेबिलिटी की स्टेज पर, यह एक वायलेशन है। और इससे अग्रीव होकर ही मैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपने केस को प्रस्तुत कर रही हूँ एज पर सेक्शन 19 क्लोज 1 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट। और दोस्तों अपीलांट की यह कंटेंशन थी कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था कन्यान नायडू वर्सेस कामासाला अम्मल के केस में। इस केस में वाइफ को राइट दिया गया था कि वाइफ हैज लीगल राइट ऑन हस्बैंड प्रॉपर्टी। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी पहली कंटेंशन जो थी कि प्रॉपर हियरिंग नहीं हुई इनके केस की, तो इसमें यह कहा गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि जो प्रॉपर हियरिंग का राइट है वो आपको नहीं बनता है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता है आपके केस का। इसलिए मेंटेनेबिलिटी की स्टेज पर ही रोहिणी कोर्ट के द्वारा आपके केस को डिसमिस कर देना एकदम जायज है, लीगल है। और दूसरा, ये जो आपने कंटेंशन में लिया है, यह कंटेंशन ली है, यह रेफर किया है कन्यान नायडू वर्सेस कामसाला का केस जो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था। इस केस के फैक्ट और आपके केस के फैक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने जब इस केस में वाइफ को लीगल राइट दिया था हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, तो वाइफ ने उस प्रॉपर्टी में जो हस्बैंड ने परचेज की थी उसमें वाइफ ने अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली पैसे दिए थे, फाइनेंशियली योगदान किया था उसमें अपने पैसों का। तो इसलिए वाइफ को उसमें उस प्रॉपर्टी में, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में लीगल राइट मिला था। लेकिन आपके केस में वाइफ ने फाइनेंशियली किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं किया है फ्लैट परचेज करने में। इसलिए इस फ्लैट में 50% का अधिकार आपको देना सूट फॉर डिक्लेरेशन, मैंडेटरी इंजंक्शन एंड परमानेंट इंजंक्शन नहीं बनता है। इसलिए जो रोहिणी कोर्ट ने डिसीजन दिया था आपके सूट फॉर डिक्लेरेशन को, परमानेंट इंजंक्शन और टेम्परेरी इंजंक्शन को डिसमिस कर दिया था, वह एकदम सही किया था। और दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिणी कोर्ट के डिसीजन को सही मानते हुए इस केस को
डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों कहा है कि वाइफ हैज नो लीगल राइट ऑन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। अगर हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और वह प्रॉपर्टी में वाइफ ने किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया है तो वाइफ का उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। और जो मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन का रेफरेंस दिया गया था इस केस में, वह डिसीजन वह केस इसमें फॉल डाउन नहीं करता है, इस केस में मैच नहीं करता है, क्योंकि उस केस में मद्रास हाईकोर्ट वाले केस में कन्या नायडू के केस में वाइफ ने अपने हस्बैंड को प्रॉपर्टी परचेज करने में फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। तो दोस्तों आई होप आप इस डिसीजन को बखूबी समझ गए होंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को